Hello everyone, good afternoon. In yesterday's class, we have studied about odds in favor and odds in against. Okay, and the classical and axiomatic definitions of probabilities. Probability. Okay, what is the definition of probability and some question discussed based on the previous videos. Okay, तो आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इससे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि सारा कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाए। बिल्कुल इजी टॉपिक है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। शायद आई होप सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोबेबिलिटी ही है जेई के लिए, जेई मेंस एडवांस के लिए। सबसे पढ़ाने में मजा जेई मेंस है, जेई में एडवांस में प्रोबेबिलिटी भी आता है, ठीक है ना। तो अपने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चंस। ओके, तो हमें तो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, एक दो क्लासेस क्वेश्चन डिस्कस नहीं होगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी पहले स्टार्टिंग कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंडा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। कुछ क्वेश्चंस और गिवन थे, ठीक नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखना, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन लिखना, एन इंटीजर is chosen at random, है कि नहीं, and square, और उसके बाद क्या किया था, उसका स्क्वायर किया था, ठीक है ना। जो भी इंटीजर तुमने सेलेक्ट किया और उसका स्क्वायर कर दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the number that the last digit of the square is the square of the square is 1 और 5, राइट अगेन। ये तुम्हारा इवेंट है। इवेंट क्या है, ये कि लास्ट डिजिट जो भी तुम इंटीजर सेलेक्ट किया उसकी लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, उसका स्क्वायर का लास्ट डिजिट या तो 1 या 5। ये तुम्हारा इवेंट है। अब सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस के बारे में तुम कंफ्यूज में आ जाओगे इस क्वेश्चन में। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, बिकॉज उसने बोला है चूजन एन इंटीजर, राइट अगेन। अब इंटीजर के बारे में तुम्हें तो ये तो पता नहीं कितने इंटीजर तो बहुत सारे हैं, कितने इंटीजर्स मुझे सेलेक्ट करना है, राइट अगेन। अब सैंपल स्पेस कैसे निकालो, तो मैंने बोला सैंपल स्पेस इंटीजर की बेस पर नहीं, इंटीजर बेस पर अगर सैंपल स्पेस निकालो दिक्कत आ जाएगी। ये एक्टिविटी क्या करवा रहा है, एक्टिविटी कुछ हर एक क्वेश्चन में एक्टिविटी पर नजर डालो। एक्टिविटी बोला जो भी तुम इंटीजर सेलेक्ट कर रहे हो ना, उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, उसकी लास्ट डिजिट की बेस पर अपने जो भी वर्क करना है, ठीक है ना। यानी कि एक्टिविटी बोला है कि जो तुमने इंटीजर सेलेक्ट किया उसका तुम्हें स्क्वायर करना है, ठीक है ना। क्या करना है, स्क्वायर। समझ में एक्टिविटी क्या है, स्क्वायर। और स्क्वायर की लास्ट डिजिट देखनी मुझे, तो एनएस कितना होगा, स्क्वायर की लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। तो लास्ट डिजिट सर मेरे पास दो ही तरीके से हो सकती है, सॉरी लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, अप टू 9। और कोई केस पॉसिबल है क्या लास्ट डिजिट इनमें से कोई एक है, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हो, राइट है कि नहीं। तो एनएस कितना आ गया, बोलो भाई 10 आ गया, 0 से लेकर 9 तक। ये क्या है तुम्हारे पास, एनएस। अच्छा, अब इवेंट ई क्या है, इवेंट ई लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर, लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर आइदर वन और 5। तो इवेंट ई कौन सा, देखो लास्ट डिजिट तुम करोगे तो स्क्वायर या तो 1 आएगा या 5 आएगा। 1 कैसा आएगा, या तो लास्ट में क्या हो, जो भी तुमने इंटीजर सेलेक्ट किया हो लास्ट में कितना हो, इफ लास्ट डिजिट 1 और 9, जैसे 19 का स्क्वायर कर रहे हो तो कितना आएगा 361, राइट है कि नहीं। 361 लास्ट डिजिट कितना, 1, स्क्वायर की लास्ट डिजिट 1 का, जैसे 11 का स्क्वायर कर रहे हो कितना 121, 21 का स्क्वायर कर रहे हो कितना 441। तो लास्ट डिजिट अगर कोई तुमने इंटीजर सेलेक्ट किया उसकी लास्ट डिजिट या तो 1 या 9 होनी चाहिए, तब जाके तुम्हारे पास क्या आएगा, लास्ट डिजिट जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का लास्ट डिजिट कितना आएगा 1 या 9। एंड फॉर 5 डिजिट फॉर स्क्वायर, फॉर द लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर, लास्ट डिजिट of the square, the
द लास्ट डिजिट ऑफ दिस स्क्वायर 5, द लास्ट डिजिट ऑफ इंटीजर कितना होना चाहिए 5, ठीक है ना। 5 तो तभी आएगा ना फिर लास्ट डिजिट 5 आएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई कितने आ गए, टोटल फेवरेबल आउटकम या तो 1 या फिर 9 या 5, राइट अगेन। मतलब ये 195 क्या है, जो भी तुमने इंटीजर सेलेक्ट किया ना उसकी लास्ट डिजिट के बेस पर ही तुम बता सकते हो कि इसकी स्क्वायर की लास्ट डिजिट कितनी आएगी। तो ये कितना आ गया 3 और ये कितना 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट अगेन। सो दिस आंसर विल बी 3/10। इज दैट क्लियर और नॉट? क्वेश्चन सिंपल था लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, राइट अगेन। तो मैं एक्टिविटी में ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी जो तुम निकाल रहे हो, एक तो इवेंट को पकड़ो, दूसरा प्रोबेबिलिटी को पकड़ो, सॉरी एक्टिविटी को पकड़ो, राइट अगेन। और कौन सा एक्सपेरिमेंट ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, जिसको ये समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा भी कर देगा, राइट अगेन। क्वेश्चन की एक्टिविटी पढ़ लो, जिसको समझ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से अगला क्वेश्चन लिखने का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a leap year will have 53 Fridays or 53 Saturdays, राइट अगेन। तो लीप ईयर का मतलब समझना पहले तुम्हें। लीप ईयर, पहले लीप ईयर का मतलब समझना। 12th क्लास वाले बच्चों ने डेफिनेटली दे रखा है, इसमें होते हैं 52 वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज, राइट है कि नहीं। मतलब कितना हो गया 366 डेज हो गए के। वैसे एक्चुअली इन जनरल एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में कितने 365 डेज। इसका मतलब 2 वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज। अब वो 2 एक्स्ट्रा डेज है ना, इसका मतलब क्या हो गया, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, ये सारे के सारे कितने बार आएंगे 52 डेज इन अ ईयर। एम आई राइट और? लेकिन 2 एक्स्ट्रा डेज बच गए। अब प्रोबेबिलिटी उसने पूछा है, तो यहां तो तुम्हें कोई एक्टिविटी में नहीं करना, क्योंकि यहां तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितना, सब 52 डेज आ रहे हैं। जो भी काम करना है इनके लिए करना है, राइट है कि नहीं। अब मुझे प्रोबेबिलिटी पूछा है कि ये 2 डेज है ना, या तो फ्राइडे, सॉरी इनमें से एक फ्राइडे और एक सैटरडे, या तो एक मतलब 2 डेज, सॉरी एक ही बच गया ना, 56 52 हाँ 2 बच गए, 54 हो गए, 364 डेज हो गया, राइट है कि नहीं। अब इसने बोला है एक फ्राइडे या फिर एक सैटरडे अलग से आ जाए, राइट है कि। अरे 53 का होगा 52 डेज, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे और एक एक्स्ट्रा जुड़ जाए। तो मैं बोलूं अगर एक फ्राइडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फ्राइडे, रिमेनिंग यहां पर कितने डेज बचे मेरे पास 7 डेज से 1 वीक, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इज दैट क्लियर? ये डेज बच गए। अब तुम्हारे पास क्या आना चाहिए फ्राइडे के लिए देखो एक फ्राइडे आना चाहिए। सॉरी मेरे पास ऑप्शन कितने हैं 2 रिमेनिंग डेज, ठीक है ना। सपोज करो इसको रॉन सोन एज्यूम कर लो, 2 नाम एज्यूम कर लो, तुम्हारे पास 7 बंदे हैं, ठीक है ना, राइट नहीं। तुम्हें 7 ऑप्शन से 2 में सेलेक्ट करना है, एक को सेलेक्ट करना है, तो तुम्हारे पास चॉइस कितनी 2, ऑप्शन कितने 7। तुम क्या बोलोगे सर यहाँ पर मेरे पास 2 चॉइसेस है, 2 डेज कितने में सेलेक्ट करना है, लेकिन मुझे सेलेक्ट कितने एक्चुअली वीक में डेज कितने 7, ठीक है ना। लेकिन मुझे फ्राइडे या सैटरडे में, पहले मैं बोल रहा हूँ फ्राइडे का, तो फ्राइडे का मतलब 7/2/7, राइट है कि नहीं। ऐसे ही मैं बोलूं पी सैटरडे, फ्राइडे या सैटरडे, तो अब सैटरडे केस में कौन सा आएगा P 2/7। लेकिन इसने क्या पूछा, इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी आइदर फ्राइडे और सैटरडे। इसका मतलब क्या होता है और लग गया, इसका मतलब मैंने बताया था उसने यूनियन। इसका प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ सैटरडे प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैटरडे इंटरसेक्शन फ्राइडे। अब तुम्हें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैटरडे इंटरसेक्शन फ्राइडे, राइट है कि नहीं? दोनों में से कोई एक दिन, तो इसके लिए क्या बोलोगे? दोनों में से कोई एक दिन चाहिए। टोटल डेज कितने? 7। तो फंडा लग दो यहाँ पर। ये पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे यूनियन सैटरडे, इसकी वैल्यू 2/7 प्लस 2/7 माइनस 1/7। इज दैट क्लियर? 4/7 माइनस 1/7, आंसर विल बी 4/7, सॉरी 3/7। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी तो कोई एक डेज होने की प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 3/7। किस में से? फ्राइडे और सैटरडे में से। 53 फ्राइडे, तो ये एक्स्ट्रा 50 एक्स्ट्रा फ्राइडे एक्स्ट्रा सैटरडे प्रोबेबिलिटी आने एक्स्ट्रा सैटरडे या फिर एक्स्ट्रा फ्राइडे की प्रोबेबिलिटी होगी 1 एक्स्ट्रा सैटरडे या फिर 1 एक्स्ट्रा फ्राइडे। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तुम्हें जो भी काम करना है वो ओनली 2 डेज के लिए करना है, क्योंकि बाकी 364 में क्या हो जाएगा? 364 में तो ये हो गया ना 1 फ्राइडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे, 52 वीक्स हो गए, राइट नहीं? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा और कहानी पढ़ते हैं, मैपिंग का केस करते हैं। ठीक है ना? मैपिंग तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है ना? 12th क्लास वाले बच्चों ने पढ़ रखी, लेकिन 11th वाले बच्चों ने नहीं पढ़ रखी। थोड़ा सा मैनेज करना, फिर भी मैं बता दूंगा। ए मैपिंग is selected at random, is selected at random, ठीक है ना? selected at random from the set of all mappings of the set A equals to 1 2 3 डॉट 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 कितने नंबर है? n, ठीक है ना? into itself find the probability that this mapping selected is an injection, that the mapping selected is an injection का मतलब होता है 1-1, राइट है कि नहीं? अब 1-1 इंजेक्शन ये तो तुम 11th क्लास पढ़ नहीं रखा। देखो कैसे बोल रहा है, एक सेट है ये सेट कितना है? 1 2 3 डॉट 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 अप टू n। सिंपल, जिसको पीएनसी आता है वो आराम से कर देगा, और थोड़ा बहुत इंजेक्शन में पता है। अच्छा, ए से ए में बोल रहा है, देखो इसने बोला है इनटू इटसेल्फ, मतलब मैपिंग जो करनी है ना, इसको इसी के एलिमेंट से ऐड करना है, डॉट 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 5। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस NS पॉसिबल केस। मैपिंग देखो, मैपिंग क्या करना है, ये जो एलिमेंट है ना, इनको इस एलिमेंट को इनसे कनेक्ट करना है मुझे। अच्छा देखो, 1 के पास कितनी चॉइस है? 1 के पास n चॉइस है कि नहीं? 1 के पास कितनी चॉइस? इसके पास n चॉइसेस है। कितनी चॉइस है? n चॉइसेस। अच्छा 2 के पास भी तो n चॉइस है, 2 भी तो किसी से भी, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल केस। अभी तुम ये नहीं बोल रहे, अभी इंजेक्शन नहीं निकालना, अभी निकालना है टोटल पॉसिबल मैपिंग्स। तो 2 के पास कितनी चॉइस है? इसके पास भी n चॉइस, ठीक है ना? अच्छा 3 के पास कितनी चॉइस है? 3 के पास भी n चॉइस। अच्छा इसके पास कितनी चॉइस? n चॉइसेस। इज दैट क्लियर? टोटल पॉसिबल ns कितना आ गया? टोटल मतलब सबका, सारे एलिमेंट्स का मैपिंग करना है। अगर किसी एक को हटा दिया तो टोटल एलिमेंट का मैपिंग नहीं हुआ, तो सारे एलिमेंट का मैपिंग के लिए कौन सा फंडा? मल्टीप्लिकेटिव फंडामेंटल। तो n इंटू अप टू n टाइम्स। तो आंसर कितना आ गया? ns इक्वल टू n रेज टू द पावर n। ये तो आ गया सैंपल स्पेस, ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट करते हैं अपन फेवरेबल आउटकम्स की। तो फेवरेबल आउटकम में क्या होता है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। फेवरेबल आउटकम, पहले तो फेवरेबल आउटकम क्या बताएगा? इवेंट के बारे में। इवेंट बोल रहा है कि तुम्हारी जो मैपिंग है ना प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, वो मैपिंग कैसी होनी चाहिए? इंजेक्शन में क्या होता है? देखो ध्यान से,
इंजेक्शन बोलते हैं 1 1 को, इंजेक्शन मैपिंग, इंजेक्शन मैपिंग, इंजेक्शन किसको बोलते हैं? मैपिंग, 1 मैपिंग। ये ए से बी, ए से ए में जा रहा है 1 2 3 डॉट 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 एन, 1 2 3 डॉट 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 एन। अब इसमें इंजेक्शन में क्या होगा, देखो यहां पर क्या है, इसके पास एन चॉइस थे, हर एक एलिमेंट के पास एन चॉइस थे, लेकिन जैसे इंजेक्शन केस बोल दिया हर एक एलिमेंट के पास एन चॉइस नहीं है। इसका मतलब होता है कि एक एलिमेंट अगर इससे ऐड हो गया 1, तो इसके बाद इनमें रिमेनिंग एलिमेंट से कोई भी 1 से ऐड नहीं होगा। समझ में आया? इंजेक्शन मैपिंग मतलब एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से ऐड हो सकता है, एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, राइट है कि नहीं? समझ में आएगा? एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, तो इसके पास चॉइस कितनी है? एन चॉइसेस। किसी एक के पास तो एन चॉइस होगी। ये यहां पर कितने एलिमेंट? 9, एन एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, किसी ना किसी एक से कनेक्ट होगा, लेकिन चॉइसेस के पास कितनी है? राइट है कि नहीं? एन चॉइसेस। कोई दिक्कत? अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, किसी एक से कनेक्ट कर दिया, मतलब अरे समझ में आया ना? इसके लिए सब देखो फंडा समझना, एक एन के लिए 1 के लिए मुझे कितना सेलेक्ट करना है? एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है, मतलब एन कितना सेलेक्ट करना है? 1। एन तो एन से 1 कितना आ गया? एन आ गया, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट आ जाओ, इसके लिए फंडा दो। अब ये किसी एक से कनेक्ट हो चुका है 1, लेकिन मतलब एक तो कनेक्ट हो गया ना, सपोज करो ये कनेक्ट हो, तो रिमेनिंग कितना? n-1, राइट है कि नहीं? अब इससे कनेक्ट, जिससे 1 कनेक्ट हो गया उससे रिमेनिंग एलिमेंट कोई भी कनेक्ट नहीं हुआ, तो अब तुम्हारे पास चॉइस कितनी? n-1। और मुझे 2 को कनेक्ट करना है, 2 को किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट करना है, तो मेरे पास चॉइस n-1, किसी एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो कितना चॉइस? n-1 c n-1। इसके लिए क्या n-1 c1, तो ये फंडा क्या आ गया? n-1। 3 के लिए सर देखो एक से एक एलिमेंट से ये कनेक्ट हो गए, एक एलिमेंट से ये कनेक्ट हो गया, तो इसके लिए कितनी चॉइस? वही आ गया n-2। एक से ये कितने चॉइस बच गया? n-2। तो इसका मतलब इससे कितनी चॉइस बन गई? इससे बचेगा 1। ठीक है ना? धीरे धीरे। तो टोटल इंजेक्शन मैपिंग्स, देन टोटल इंजेक्शन मैपिंग्स, इंजेक्शन मतलब 1 1, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई कितना आएगा? n। यहां से स्टार्ट करता हूं या फिर यहां से n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 3 2 1। अच्छा एक और बात, ऐसा मत करना किसी एक एलिमेंट को हटा दो। तुमने जैसे इस एलिमेंट को हटा दिया, तो मैपिंग का मतलब होता है हर एक एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का। अगर किसी एक एलिमेंट को हटा दिया तो मैपिंग नहीं होगा, बोला उसने मैपिंग, राइट है नहीं? इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में n एलिमेंट का मैपिंग लिया था, n से कनेक्ट हो सकता था, ठीक है ना? इसलिए यहां पर भी n एलिमेंट का कनेक्शन लूंगा, तो मैपिंग के लिए कंडीशन क्या होगी? हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, राइट है कि नहीं? समझ में आया? और एक एलिमेंट का तुम्हारे पास कितना चॉइस हो सकता है? मैपिंग और फंक्शन डिफरेंस होता है। मैपिंग मतलब यहां कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, फंक्शन का मतलब होता है कि ये खाली भी नहीं रहना चाहिए यहां से कोई, और दूसरी बात एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, वो होता है फंक्शन, राइट है कि नहीं? तो अभी तक तुम्हें इतना समझ में आया कि इंजेक्शन मैपिंग का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट के एक ही इमेज, जिससे एक से ये कनेक्ट हो गया तो बाकी रिमेनिंग उससे कनेक्ट नहीं होंगे, 2 से ये कनेक्ट हो गए 2 एलिमेंट से, तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट उन 2 में से किसी एक से भी कनेक्ट नहीं होंगे। ये फंडा है, ठीक है ना? तो ये हो गया इंजेक्शन मैपिंग। तो टोटल फंडा कितना होगा तुम जानते हो, n इंटू n माइनस ये होता है n फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e कितना हो गया? n e डिवाइड बाई n s, और n e कितना है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये कितना है? बोलो ध्यान से, n रेज़ टू पावर n आया था ना, तो ये आ गया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इसको लिख सकता हूं मैं n इंटू n रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये कट गया ना? अरे एक पावर को मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत हो तो आंसर आएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इज दैट क्लियर नॉट? तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n रेज़ टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना? तो मैं इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट केस, टू इंटीजर्स
x and y are chosen with replacement out of the set 0 1 2 डॉट 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 कहां तक 10 तक, ठीक है ना। ओके, find the probability that modulus x minus y is greater than 5, राइट है। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है तुम्हें, ns। दो इंटीजर सेलेक्ट करने हैं, इंटीजर का नाम क्या है, x एंड y। कहां से, इस सेट से। कैसे सेलेक्ट करने, अरेंजमेंट करना एक तरह से, कैसे, विदाउट रिप्लेसमेंट, सॉरी विद रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। तो x एंड y के लिए केस क्या होगा, देखो n s, तुमने पीएनसी पढ़ रहे, ठीक है ना। इसके लिए देखो कैसे, दो इंटीजर, आउट ऑफ द सेट। ये मत सोचना कि h फॉर्म है ये b फॉर्म, नहीं, मुझे और क्या करना है, उसका अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना। कितने मेरे पास चॉइस हो सकते, दो इंटीजर के प्रोसेस के लिए। तो ध्यान से देखो, ये सपोज करो x है, ये y है। मेरे पास x के लिए चॉइस कितनी है, 0 से लेकर 10 तक, कितना 11 चॉइस होगी ना, 0 काउंट होगी 1 से 10 तक, राइट है नहीं। अच्छा y के लिए कितनी है, तुम बोलोगे y के लिए भी 11 ही है सर। क्यों, रिप्लेसमेंट पॉसिबल, जो एलिमेंट यहां आ चुका है वो यहां रिपीट भी हो सकता है, रिप्लेसमेंट बोला उसने, राइट है नहीं। तो ये तो हो गया दो इंटीजर को सेलेक्ट करने का प्रोसेस। तो ये कितना आ गया, ns कितना आ गया, 11 into 11, दोनों को तुम्हें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कितना आ गया 121। ये तो आ गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, फेवरेट आउटकम। नेक्स्ट किसकी बात करनी है, अब देखो इवेंट ई क्या है, कि जो तुमने ये x और y तुमने अरेंजमेंट किया ना, इनका अरेंजमेंट ऐसे करना है कि दोनों दो नंबर ऐसे लेने हैं, दोनों इंटीजर ऐसे लेने हैं कि दोनों का डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 5। तो वो देखो कैसे करता हूं मैं, देखना ध्यान से। इसके लिए देखो, ये तो हो गया ns, अब n e की बात करता हूं। n e मतलब मॉडुलस x माइनस y कितना, ग्रेटर देन 5। सुनते चलना, देखो ध्यान से, मैं एक इंडेक्स बना रहा हूं और इंडेक्स को ध्यान से देखना। मैं पहले क्या करता हूं, x को फिक्स कर देता हूं और उसके बाद y की वैल्यू निकालता हूं। अगर x की वैल्यू मेरे पास 1, अच्छा 1 नहीं, चलो x की नहीं, पहले x की वैल्यू मान लो। अगर x की वैल्यू मैं 0 ले लूं तो y की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा मुझे, y की वैल्यू बता सकते हो तुम मुझे, y की वैल्यू बताता हूं। अरे y की वैल्यू कितना होगा, देखो यहां से x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू या तो 6, क्योंकि इसका ये वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। तो ग्रेटर देन 5 कैसा आएगा, और 5 ले लिए तो 5 आएगा। दूसरा देखो 0 माइनस 6 कितना आ गया, -6, मॉडुलस कितना है 6, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद 7 ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं, 9 ले सकता हूं, 10 ले सकता हूं। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसके से बोलता हूं प्रोबेबिलिटी, इसको बोलता हूं केस ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आएगा, ये कितना आ गया 1 2 3 4, टोटल केस कितने होगा, टोटल केस मानो, टोटल केस ऐसे समझो, प्रोबेबिलिटी मत निकालो, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकालो। टोटल केस में कितने हो गए, 5 हो गए। अच्छा अगर x की वैल्यू मैं ले लूं 1, तो y की वैल्यू क्या लूंगा, 6 नहीं लूंगा, 6 1 - 6 कितना आएगा 5 -5, लेकिन मॉडुलस कितना 5 इक्वल है, तो मैं लूंगा 7 से, 7 8 9 10, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये कितना आ गया 4 केसेस। अगर मैं ले लूं 2 तो फिर 8 9 10 कितना आ गया, सॉरी 2 8 9 10 कितना आ गया 3। अगर मैं ले लूं 3, x की वैल्यू 3, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी x की, बोला ध्यान से, ये ले लिया मैंने 3, ठीक है ना। तो यहां से 9 10, राइट है नहीं, कितने केस 2, और नेक्स्ट में ले लूं 4 लिया मैंने, तो यहां से ओनली 10 ए, कोई दिक्कत, राइट है नहीं, समझ में आया ना तुम्हें, ठीक है। अब क्या तुम 5 ले सकते हो क्या, 5 नहीं ले सकता क्योंकि फिर x की वैल्यू y और x की वैल्यू मैक्सिमम 10 ले सकता हूं, तो 5 - 10 कितना हो गया -5, मॉडुलस निकाला तो कितना हो गया 5, तो वो तो पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल, ये केस पॉसिबल है। तो ये केस टोटल केस कितना हो गया, टोटल केसेस
टोटल केसेस कितने हो गए? 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15 केसेस। ओके, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये तुमने ओनली एक्स को फिक्स किया है। अगर वाई को फिक्स करता तो जैसे वाई को मैंने यहां पर लिखता 0 या 1 तो एक्स की वैल्यू कितना है? देखो ध्यान से, ये तुम्हारा कितने 15 केस। इसको मैं रफ कर रहा हूं एक बार, ठीक है ना? एक बार बता देता हूं, फिर तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? मैं यहां वाई को फिक्स कर रहा हूं और एक्स को यहां से, ठीक है ना? तो यहां से अगर y की वैल्यू मैं लूं 0 तो x की वैल्यू 6 7 8 9 10, ठीक है ना? सही है कि नहीं? देखो 6 रखूंगा तभी तो ग्रेटर देन 5 आएगा, तो कितना आ गया केस? कितना आ गया 5। अगर 1 रखूंगा तो 7 8 9 10, ठीक है ना? क्योंकि मॉडुलस तुम जानते हो ना, मॉडुलस x - y = माइनस मॉडुलस x - y आएगा, राइट है कि नहीं? इतना तो तुम्हें ध्यान होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां नहीं दिख रहा हो तो याद रखो, मॉडुलस x - y = मॉडुलस ऑफ -x - y। मॉडुलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एक ही बात है ना, कैसे भी करो उल्टा। तो यहां के कितने 4 2 रखा 8 9 10 कितना 3 रखा 9 10 कितना 1 2 और 4 रखा 10 कितना 1, तो ये भी टोटल केस कितना हो गया 15, ठीक है ना? तो टोटल फेवरेबल केस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई, फेवरेबल केस 15 + 15 कितना आ गया 30। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी 30/121, ठीक है ना? सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। ओके, आई होप तो समझ में आ गया। 30/121, इज दैट क्लियर नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, find the probability that the birthdays of two persons, find the probability that the birthdays of two persons will fall in two birthdays of, find the probability that the birthdays of six different persons, लिखना 2 नहीं 6 different persons, ठीक है ना? persons will fall in exactly 2 calendar months, ठीक है ना? 6 पर्सन है, तो पहले तो टोटल पॉसिबल केस, टोटल मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते वो निकालो कि एनएस मतलब तुम्हें निकालना है कि 6 डिफरेंट पर्सन का 2 मंथ्स नहीं, पहले ये देखो 12 मंथ्स में कैसे बर्थडे आ सकते हैं, ठीक है ना? तो मंथ कितने तुम्हारे पास 12 मंथ्स। 12 मंथ्स कैसे? जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एनओवी, डीईसी। सुनते चलना। अच्छा ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास मंथ है, एक बंदा है रोहन, क्या नाम है उसका? रोहन। अब इसको अपना बर्थडे चाहिए, इसके लिए बर्थडे के लिए कितनी चॉइस है? इसके पास है 12 चॉइस। 12 में से किसी एक मंथ में आएगा। ये कितनी चॉइस रख रहा है? 12 में से किसी बर्थडे रोहन, यानी कि मान लो मैं ए पर्सन बर्थडे चॉइसेस पीएनसी पढ़ रखा हो तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बर्थडे चॉइसेस एज मंथ, इन विच मंथ? अब 12 मंथ है, 12 में से किसी एक में आएगा तो कितना आएगा? पहले उस मंथ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 12 सी में, तो कितना आ गया? 12। अच्छा मेरे पास 6 पर्सन है, तो बी पर्सन, इसके लिए भी कितनी चॉइस? 12 ही होगी ना,
जरूरी थोड़ी ना कि ऐसा इसमें तो ये तो हो नहीं सकता कि जिस मंथ में इसका बर्थडे आ गया उसका इसमें नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? रिस्ट्रिक्शन हो सकता है क्या? अरे भाई किसका बर्थडे किस मंथ में मुझे थोड़ी नहीं पता, मैं कौन होता हूँ भाई, ठीक है नहीं? तो यहां से भी चॉइस कितनी 12, सी के लिए भी 12, ऐसी कितनी चॉइस है डी ई एफ, सबके लिए कितनी चॉइस 12 और 12, लेकिन मुझे कितने परसेंट बनानी है 6% की चॉइस, 6 हो गए क्या? अब 6 की एक साथ बनानी है तो 6 की एक मतलब सारे 6 के बर्थडे, सारे 6% जो है ना बर्थडे उनकी मैक्सिमम पॉसिबल चॉइसेस क्या है, तो सब 6 की मतलब सबको एक साथ लेना पड़ेगा, तो कौन सा फंडा? मल्टीप्लिकेटिव फंडा। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 12⁻6, एम आई राइटर? सबका मल्टीप्लाई करो तो पावर की वजह ऐड हो जाएगी, बेस सेम। ओके, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। अब बात करते हैं इवेंट ई की, ठीक है ना? इसको मैं रफ कर दूं। अब इवेंट ई क्या बोलता है? इवेंट ई, इवेंट ई, ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये बोल रहा है जो 6 फ्रेंड है ना, 6% उनका है ना इन 12 मंथ्स में नहीं चाहिए मुझे ओनली 2 मंथ्स में चाहिए, 2 कैलेंडर मंथ्स में। बर्थडेज ऑफ 6 persons इन 2 कैलेंडर मंथ्स। सुनते चलना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन, राइट? अब 2 कैलेंडर मंथ चाहिए, बता मेरे पास मंथ तो 12, अब 2 कैलेंडर मंथ मुझे तो नहीं पता कौन सा कैलेंडर मंथ, कौन सा मंथ पूछा है, जनवरी में चाहिए, अप्रैल में चाहिए, मई में चाहिए, मुझे 2 मंथ तो बताओ, राइट नहीं? तो मैंने बोला पहले 2 मंथ, 2 बंदे, इससे समझो कि 12 पर्सन हैं, 12 में से कोई 2 बंदे तुम्हें चाहिए। अब तुम क्या करो, वहां पर सिलेक्शन प्रोसेस लगाओ, तो भैया यहाँ पर भी तो 2 मंथ को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि करना पड़ेगा क्या? अरे हाँ ना बोल दिया करो यार, 2 बंदे तुम्हें सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि नहीं? तो तुम्हें 2 बंदे सेलेक्ट करने का फंडा लगाना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? एनसीआर। तो यहाँ पर पहले तो 2 बंदे सेलेक्ट करो, 12 C2, बात समझ में आई? अब देखो 2 मंथ सेलेक्ट हो गया, ये क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ 2 मंथ्स, सिलेक्शन ऑफ 2 मंथ, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, अब 6 फ्रेंड्स का बर्थडे इन 2 मंथ्स चाहिए। नाउ बर्थडे ऑफ 6 फ्रेंड्स इन 2 मंथ्स, तो बहुत इजी है, जैसे तुमने भी किया था ना, एक फ्रेंड के पास 12 चॉइस, अब हर एक फ्रेंड के पास कितनी? 2 चॉइस, ओनली 2 चॉइस, ठीक है ना? तो ए के पास चॉइस कितनी है? चॉइस 2, बी के पास 2, सी के पास 2, डी के पास 2, ई के पास 2 और एफ के पास 2, राइट है नहीं? तो टोटल चॉइसेस 6 फ्रेंड का बर्थडे। नाउ पॉसिबल बर्थडेज, in 2 months, in 2 calendar months, 6 फ्रेंड का एक साथ चाहिए, 6 फ्रेंड का एक साथ चाहिए, तो कौन सा फंडा? मल्टीप्लिकेटिव फंडा। मल्टीप्लिकेट करवाऊंगा तो क्या आएगा? 2⁻6, ये आ गया 2⁻6, लेकिन अभी काम चर्चा नहीं, ठीक है ना? इसको वही मैं ऊपर क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, राइट? अभी तुम्हारा टोटल पॉसिबल वो नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, लेकिन एक बात बताओ, इसमें तुम्हें 2 कैलेंडर मंथ में ही चाहिए। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 के 6 फ्रेंड का बर्थडे एक ही मंथ में आ जाए, राइट है कि नहीं? ठीक है ना? तो इसको क्या बोलना? बट एक्चुअल चॉइस 2⁻6 माइनस 2 क्यों? सपोज लो 2 मंथ है, एक लिखा अप्रैल और एक लिखा मार्च, 6 के 6 फ्रेंड का बर्थडे इसी महीने में आएगा, तो ये कितना? 1 प्रोसेस। 6 का बर्थडे इसी मंथ में, क्या दिक्कत? 1 ही तो प्रोसेस है। और हो सकता है दोनों का 6 के 6 फ्रेंड का 1 बर्थडे इस मंथ में आ जाए, तो ये 1 + 1 कितना? 2 चॉइस। व्हेन बर्थडेज आर इन सेम मंथ, सेम मंथ, ठीक है ना? ओके, अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट। देखो विदाउट सेलेक्टिंग मंथ यू कांट अरेंज दिस। तो पहले तुमने सिलेक्शन किसका किया? मंथ का।
उसके बाद विदाउट अरेंजिंग दिम, मतलब ये सारा जो मंथ तुमने 2 मंथ सेलेक्ट किया ना, उसको लेके इसको लेके दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट फंडा है, मतलब विदाउट कंप्लीटिंग दिस वर्क यू कांट कंप्लीट दिस वर्क। तो कंप्लीट वर्क के लिए दिस एंड दिस वर्क दोनों का होना जरूरी है। देन यू विल यूज मल्टीप्लिकेटिव फंडा, तो कितना 12c2 इनटू प्रोसेस कितना 2⁻6 - 2। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बोलो कितना 12c2 इनटू 2⁻6 - 2 डिवाइड बाई 12⁻6। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। तो राइट डाउन द सॉल्यूशन। आइए तुम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, राइट है कि नहीं। अगला देखो, क्वेश्चन लिखना, इफ 10 ऑब्जेक्ट्स, पीएन सबने पढ़ रखा है, 10 ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड random among 10 persons, ठीक है ना, among 10 persons, then find the probability, then find the probability that at least one of them will not get anything, ठीक है ना। कम से कम 10 बंदे हैं और 10 के हैं ऑब्जेक्ट, और 10 ऑब्जेक्ट को मुझे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कम से कम एक बंदा ऐसा जो जिसको कुछ नहीं मिला, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 के 10 भी हो सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। तो इसके लिए कैसे करना है, पहले एक काम करता हूं ना, पीएनसी क्वेश्चन है, टोटल पॉसिबल केसेस निकालता हूं। टोटल पॉसिबल केस मतलब मैक्सिमम केसेस कितने हो सकते हैं, और उसमें से घटा देता हूं जिसको कुछ, हर एक बंदे को कुछ ना कुछ मिल रहा है वो घटा देता हूं, राइट है कि समझ में बात को, कि टोटल पॉसिबल केसेस में वो केसेस घटा देता हूं जिसमें हर एक बंदे को कुछ ना कुछ मिल रहा है, राइट है कि नहीं। तो वो सारा का सारा केस में क्या करता हूं, हटा देता हूं, राइट है कि। तो देखो इसको कैसे करूंगा, सुनना मेरी बात, तो मार्कर कहां गया यार। देखो ये जो प्रोबेबिलिटी ना इवेंट की, पहले मैं कह रहा हूं टोटल पॉसिबल केसेस निकालता हूं, टोटल पॉसिबल केसेस, ओके ठीक है ना। टोटल पॉसिबल केसेस देखो 10 बंदे, ये 10 ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुन लेना मेरी बात, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझना, राइट। अब टोटल पॉसिबल केस के लिए देखो मेरे पास ऑब्जेक्ट कितने, 10 ऑब्जेक्ट, ये 10 पर्सन है, 10 पर्सन, ठीक है ना। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, 10 ऑब्जेक्ट्स। देखो टोटल पॉसिबल केस मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल केस, तो ये एनएस आएगा क्या, ठीक है ना। सैंपल इसमें कितने पॉसिबल एक्सपेरिमेंट हो, कितने पॉसिबल आउटकम्स बहुत के होते हैं, एनएस। अच्छा मुझे बता टोटल पॉसिबल, क्या मैं 10 के 10 इसको दे सकता हूं क्या, इसके पास कितनी चॉइस, 10 के 10 में इसको दे सकता हूं, कोई डाउट नहीं है। हो सकता है मैं 10 के 10 इसको बाई, तो उसको कुछ ना हो सकता है 10 के 10 में इसको, तो मैक्सिमम पॉसिबल केस पूछ रहे हैं, इसको कितने दूं, 10, अरे इसको कितने दूं, 10, ठीक है ना। डॉट 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 कहां तक, 10, इन सब का मतलब 10% का डिस्ट्रीब्यूशन, 10 के 10 एक को दे दूं, 10 के 10 एक को दे दूं, तो टोटल पॉसिबल केस कितना आ गया, सबका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 10⁻10, ये क्या आ गया, एमएस, ठीक है ना, सही है क्या। अब देखो इसमें वो भी आएंगे जिसमें किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा हो, किसी को सब कुछ मिल रहा हो, राइट। तो ये तो टोटल पॉसिबल केस है, और उसमें वो भी केस है जिसमें क्या है तुम्हारे पास कि सबको, हर एक को कुछ ना कुछ मिल रहा है, मतलब कम से एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। सारे पॉसिबल केसेस आते हैं इसमें, राइट। नेक्स्ट
arrangement when each person has an object, ठीक है ना। मतलब अब ये अरेंजमेंट कौन सा है कि जो भी पर्सन है ना, हर एक के पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, तो ये कितने देखो 10 प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9, ये 10। सुनना मेरी बात। अच्छा देखो यहां पर फंडा क्या है, ये जो केस है ना 10 पर्सन है, 10 पर्सन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 ऑब्जेक्ट को 10 बंदों के बीच में कि हर एक बंदे को कुछ ना कुछ मिल जाए। पहले मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, इसके लिए यहां पर इसके लिए चॉइस कितनी है 10 में से कोई एक दूंगा 10C1 ये मानो ऐसा 10C1 की वैल्यू कितनी थी 10, ठीक है। सुनना मेरी बात, 10C1 की वैल्यू कितनी 10, पहले पर्सन को मैंने 10 में से कोई एक दिया, चॉइस कितनी 10 में से कोई एक ऑब्जेक्ट दे सकता हूं। अब एक ऑब्जेक्ट जो इधर आ गया वो दोबारा इसको तो मिल नहीं सकता, तो अब इसके लिए चॉइस कितनी है 9, कितनी है 9C1 कितना आ गया 9, इसका मतलब इसके लिए चॉइस कितनी है 8, इसके लिए 7, इसके लिए 6 5 4 3 2 और लास्ट में कितना बचेगा 1। तो ये क्या आ गया, ये प्रोसेस आ गया जब किसी सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो ये वाला केस क्या आ गया 1 into 2 into 3 into ... into 10। This is the product of first 10 natural number which is equal to 10 factorial, ठीक है ना, समझ में आई बात। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोला है कि ये नहीं चाहिए मुझे, उसने बोला है कम से कम ऐसा एक केस जरूर है कि कम से कम एक बंदे को कुछ भी ना मिले, तो मैं क्या करूं टोटल पॉसिबल केसेस में से वो हटा दूं जिसमें सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा एक्चुअल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, तुम क्या बोलोगे, मतलब टोटल पॉसिबल केसेस या टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन इवेंट टी, टोटल 10⁻10 माइनस 10 फैक्टोरियल, राइट है कि नहीं। तो ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट टी। देखो तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच पर्सन हैज एन ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10⁻10। अब उसने उल्टा पूछ लिया एटलीस्ट 1 पर्सन विच डज नॉट हैव एनीथिंग, ठीक है ना। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इवेंट टी, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट टी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट टी डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो 10⁻10 माइनस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या होगा आंसर, सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। ओके, आई होप तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। यहां पर इसी कैलकुलेशन करने मतलब जाना, कैलकुलेट करके पागल हो जाओगे तुम, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेशन से रिलेटेड नहीं आएगा। क्वेश्चन लिखो 12 balls are distributed among 3 boxes, तीन बॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया थी 12 बॉल। फाइंड द probability that the first box will contain 2 balls, contain 3 balls। एक्टिविटी और इवेंट को समझो, ठीक है ना। पहले एक्टिविटी क्या बोला 12 balls are distributed among 3 boxes। तो पहले तो यहाँ से क्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर सैंपल स्पेस। उसके बाद प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली कि जो फर्स्ट बॉक्स है ना
उसके पास कितनी चॉइस है, वो 3 बॉल रखेगा, बाकी रिमेनिंग 9 बॉल अदर 2 बॉक्सेस में। तो देखो टोटल फेवरेट कॉस्ट टोटल केस है 3 बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस। ओके, ये 3 बॉक्सेस है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। समझना क्वेश्चन को, ठीक है ना? रेडी? क्वेश्चन फील दिला लेगा तुम्हें, हाँ भाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, पहले टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर सैंपल्स। अच्छा 3 बॉल है, सॉरी 3 बॉक्स है, 12 बॉल है, रेडी? अच्छा ध्यान से देखो, ये बॉल 12 बॉल के लिए कितना चॉइस तुम्हारे पास? एक बॉल के लिए 3 चॉइसेस है, एक बॉल के लिए 3 चॉइसेस, यानी कि बॉल 1 के लिए कितनी चॉइस? बॉल 1 B1 कितनी चॉइस रख रहा है इसके पास? 3 चॉइस। B2 कितनी चॉइस है? 3 चॉइस। अरे किसी एक बॉक्स में जाएगा, ये चॉइस बताने नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस, जिसको जाना है उसकी बताएगा ना। B4 कितनी चॉइस? B12 कितनी चॉइस? टोटल पॉसिबल चॉइसेस सबका मल्टीप्लिकेशन 3:12 मल्टीप्लाई हुआ तो पावर क्या हो जाएंगे, तो ये आ गया 3:12, राइट? अब आ जाओ नंबर ऑफ इवेंट ई, नंबर ऑफ इवेंट ई। फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन 3 बॉल्स, ठीक है? पहले बॉक्स में कितनी? 3 बॉल्स। तो पहले बॉक्स इसके लिए कितनी बॉल चाहिए तुम्हें? 3 बॉल। तो पहले 12 में से जो 3 बॉल तुम सेलेक्ट करोगे, 12 में से जो 3 बॉल इसमें रखने वाले हो उनका सिलेक्शन करोगे क्या? वो इसमें आ जाएगा, सही है क्या? बाकी रिमेनिंग कितनी? 9 बॉल्स, बाकी रिमेनिंग कितनी? 9 बॉल्स। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं शेड्यूल, ठीक है ना? इसको मैं रफ करता हूं, तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा एनएस आ चुका है 3:12, इसको लिख लेना इधर। एनएस कितना? 3:12। नेक्स्ट एन ई के लिए पहला केस ये मस्ट बी कस जरूर। रिमेनिंग कितनी? रिमेनिंग 9 बॉल्स, रिमेनिंग 9 बॉल्स। अब हर एक बॉल के रिमेनिंग 9 बॉल्स है, उनके पास 2-2 चॉइस है, राइट है? जो भी रिमेनिंग 9 बॉल्स हैं उनके पास कितनी? 2-2 चॉइस। तो यानी कि टोटल चॉइसेस कितनी होगी? टोटल चॉइस 2:9 हो गया क्या? अरे B1 जैसे B1 B2 B3, यहां पर मैंने क्या लिखा? कैपिटल B1 कैपिटल B2 कैपिटल B3, यहां पर लिखा हूं स्मॉल B1, क्योंकि 9 बॉल। B1 के लिए कितनी चॉइस? 2, B2 के लिए कितनी चॉइस? 2, उसके बाद अप टू डॉट डॉट B9 तक कितनी चॉइस? 2। टोटल कितना हो गया? 2:9, है कि नहीं? ठीक है ना? अच्छा, इसने ये नहीं बोला कि कौन सा बॉक्स खाली भी रह सकता है, हो सकता है सबकी सब 9 बॉल इधर आ जाए तो ये खाली रह जाए, उसके बाद ये इधर आ जाए तो ये खाली रहे। उसने ये नहीं बोला है कि 2 बॉक्स, कोई बॉक्स खाली रहे ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता क्वेश्चन में तो मैं घटाता -2 वाला केस घटाता, ठीक है ना? क्योंकि ये हो सकता है ये वाला बॉक्स खाली रह जाए, सबकी सब 9 बॉल इधर आ जाए, हो सकता है ये वाला बॉक्स खाली रहे, सबकी सब 9 बॉल इधर आ जाए, तो वो वाला केस तो मैं नहीं करना, क्योंकि उसने बोला है ओनली 12 balls आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 boxes। किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसा कोई कंडीशन नहीं गिवन, राइट? तो ये आ गया 2:9। टोटल पॉसिबल केसेस इन एन इवेंट ई। पहले तो देखो बॉक्स में 3 बॉल सेलेक्ट किए ना, उनका सिलेक्शन जरूरी है, क्योंकि बाकी रिमेनिंग 9 बॉल तब बचे, पहले उसको सेलेक्ट करोगे और सिलेक्शन के बाद ये वाला वर्क चाहिए, दोनों वर्क कंबाइन चाहिए, दोनों वर्क के किए ना इवेंट ई तो आएगा ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ये कितना आ गया? 2:9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बोलो कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। यू विल गेट 12C3 into 2:9 divided by 3:12. This is the correct answer. Okay, so write down the solution. आइए तुम समझ में आया हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल। ओके, तो अभी एक या 2 क्लासेस में मैं और क्वेश्चन कराने वाला हूं, उसके बाद आगे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट ही ऐसा है कि स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन तुम्हें समझ में आने लग गए, हाँ भाई ऐसा ये बोल रहा है क्वेश्चन, तुम एक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें समझना क्या है, एक तो पूछो क्वेश्चन क्या बोला, उसके बाद देखो पकड़ो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी में से तुम निकालोगे सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस पॉसिबल आउटकम क्या है, दूसरा क्या है इवेंट क्या है, ठीक है ना? तो इवेंट और एक्टिविटी तुमने पकड़ लिया, तुम क्वेश्चन इजीली कर लोगे, राइट? प्रोबेबिलिटी का हर एक फंडा यही होता है, इवेंट एंड एक्टिविटी,
दैट्स इट, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन में यही चीज होती है। अब आगे के कंसेप्ट आएगा धीरे धीरे, तुम और भी पढ़ते जाओ, ठीक है ना। तो पहले तो ये इवेंट और एक्टिविटी, तो आज के लिए मैं बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन मैं करवाया ना, इनको अपन घर पे जाके वापस से ट्राई करना, कि आप खुद से ट्राई करना तो बेस्ट रहेगा, राइट है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए तुम जितना भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में इसमें और पीएनसी इन सबको रिवाइज करो, जितना भी तुमने पढ़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। प्रीवियस क्लासेस और प्रोबेबिलिटी, ये क्लास और पीएनसी, इनको सबको रिवाइज करो, हर जगह इनका फंडा यूज आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करूंगा तुम्हें सारा का सारा फंडा तुम पढ़ के आओ उसको, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक डीपीपी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। आज तक की वीडियो पे बेस्ट, ठीक है ना। तो आज के लिए काफी, और हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।